क्लास 11th के वेव्स के लेक्चर 2 में मैं नवनीत भार्गव स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का मैक्स फिजिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने वेव्स के लेक्चर 1 की जब बात की थी तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेव्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है जो अपने साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैरी करता है। वेव यानी तरंग की बात करें अगर हम लोग तो लाइट, साउंड, एक्सरेज, गामा रेज, स्ट्रिंग रस्सी को अगर आप वाइब्रेट करवाते हो तो उसमें उत्पन्न होने वाला वेव, या वाटर में पानी में अगर आप कंकर मारते हो तो उसमें बनने वाली हिलकोरे, ये तमाम चीजें वेव्स हैं, तरंग है। और वेव्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि वेव्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक तरह से डिस्टरबेंस के रूप में ट्रेवल करता है, या डिस्टरबेंस है जो एनर्जी लेकर के चलता है। वेव्स को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहले अगर मीडियम के रिक्वायरमेंट के आधार पर देखा जाए तो मीडियम के जरूरत के आधार पर हमने वेव को मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में बांटा था। मैकेनिकल वेव मतलब जिसको मीडियम चाहिए, और नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम नहीं चाहिए। ये सब पढ़ा चुका हूं कल मैंने बता दिया था आपको कि मीडियम का पार्टिकल जब किसी मीडियम से वेव पास करता है तो मीडियम का पार्टिकल भी वाइब्रेट करता है। तो मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन किस स्टाइल में होगा उसके आधार पर भी हम लोगों ने दो टाइप में बांटा था, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। अगर ये है हमारे वेव के चलने का दिशा और पार्टिकल भी इसी के डायरेक्शन में टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव कह दिया था। और ये हमारे वेव के चलने की दिशा, और मीडियम का पार्टिकल अगर इसके परपेंडिकुलर अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोगों ने बोला था ट्रांसवर्स वेव। ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ मोशन हमने वेव को स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में डिवाइड किया था। फिर हमने बात की थी दो स्पेशल टाइप के वेव की, मैटर वेव की और डी ब्रॉगली वेव की। मैटर वेव, डिब्रॉगली वेव सेम, मैटर वेव और डिब्रॉय वेव या डिब्रॉगली वेव सेम होता है। हमने एक अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में ही बताया था। अगर आप नए हैं और आप डायरेक्ट लेक्चर 2 देख रहे हैं तो पहले आप लेक्चर 1 देख लें, प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 है। उन तमाम डिटेल्स को देखने के बाद फिर लेक्चर 2 में आए। आज के क्लास में, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग वेव के, प्रोग्रेसिव वेव के मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक वेव जब चलता है तो अपने साथ एनर्जी लेकर के चलता है, और सिर्फ एनर्जी लेकर के चलता है। मीडियम का पार्टिकल उसी पॉइंट पर ऊपर नीचे, उसी पॉइंट पर आगे पीछे वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन मीडियम का पार्टिकल, जिस मीडियम से वेव चल रहा है, जिस माध्यम से तरंग चल रहा है, मीडियम का पार्टिकल वेव के साथ चल के नहीं जाता है। अगर किसी सोर्स से, अगर ये पॉइंट है जहां से वेव निकला है, ये सोर्स है, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक वेव मूव करते हुए गया है, तो मीडियम का पार्टिकल इसके साथ मूव नहीं करता। मीडियम का पार्टिकल हो सकता है वहीं पर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा हो, लेकिन इस पॉइंट का पार्टिकल यहीं पर मोशन करेगा। इस पॉइंट का पार्टिकल वेव के साथ आगे नहीं जाएगा। ये मैंने कल बता दिया था आपको। मैंने ये भी बता दिया था कि मोशन ऑफ वेव और मोशन ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि वेव अगर मोशन कर रहा है तो वेव का पोजीशन टाइम के साथ और पोजीशन के साथ, मतलब टाइम के फ्रेम में और स्पेस के फ्रेम में कैसे वेरी कर रहा है, या अगर हम बात करें कि किसी मीडियम में अगर वेव प्रोपेगेट कर रहा है, चल रहा है, तो उस मीडियम में, उस माध्यम में, उस मीडियम के पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसका वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीडियम के पार्टिकल का पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है। तो जब भी कभी हमें किसी वेव के प्रोपेगेशन के समय मीडियम के पार्टिकल या वेव के पोजीशन के बदलाव को समझना हो तो हम उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। बेटा सबसे पहले तो अपने जहन को, दिमाग को यह बताओ कि वेव अगर एक जगह से चल के दूसरे जगह जा रहा है तो ट्रेवलिंग वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव के डिस्प्लेसमेंट को या पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में अधिकतर पढ़ने वाले हैं। वही वेव जिसमें वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा होता है पार्टिकल का। और ऐसे वेव के प्रोपेगेशन को, ऐसे वेव के प्रोग्रेशन को हम लोग दिखाते हैं साइनोसोडल फंक्शन के सहारे। हालांकि वेव्स के प्रोपेगेशन को, पार्टिकल के पोजीशन में बदलाव को, पार्टिकल के वाइब्रेशन को
अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस के सारे डिनोट किया जा सकता है, लेकिन सबसे कॉमन टाइप के जो वेव्स हमें क्लास 11th में पढ़ने हैं उनका वेरिएशन साइनोसुडल होता है, मतलब या तो साइन के टर्म में होगा या तो कॉस के टर्म में होगा। आइए इस चीज को सीखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आगे चलते हैं। हम लोगों ने यही बातें की हैं कि ट्रेवलिंग वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, और कोई भी वेव अगर मोशन कर रहा है, सपोज करिए एक्स एक्सिस में, और ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, तो यहां पर पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट, वेव के पोजीशन कोऑर्डिनेट, और अगर हम लोग बात करें पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो फंक्शन होगा वेव के पोजीशन कोऑर्डिनेट और टाइम का। मतलब y फंक्शन होगा, अगर x एक्सिस में वेव चल रहा है तो x का और टाइम का। ये फंक्शन अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में, अलग अलग आर्ग्यूमेंट के रूप में हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो स्ट्रिंग वेव पढ़ना है, हम लोग को जो जितने टाइप के वेव्स क्लास 11th में पढ़ने हैं, उनको अगर हमें दिखाना है तो हम लोग साइनोसोडल फंक्शन का यूज करेंगे। और हम लोग जो ये इक्वेशन लिखा करेंगे वो जनरली इस फॉर्म में रहेगा, a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, या फिर y बराबर a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी। यहां पर साइन अगर ले लिया है तो दोबारा में कॉस ले लेते हैं, और में अगर साइन ले लिया है तो कॉस kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। लेना भी चाहे तो ले ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले। मतलब या तो हमारे पास साइन के रूप में होगा या कोसाइन के रूप में होगा। साइन या कोसाइन का जो ग्राफ होता है, इस साइन का ग्राफ हो गया और कोसाइन का ग्राफ ये हो गया। इस शेप को हम लोग साइनोसुडल बुलाते हैं। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के अंदर में साइनोसुडल फंक्शन का तमाम बेसिक बताया हुआ है, और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लास किए होंगे मैथ्स फिजिक्स में, तो हम लोग स्टार्टिंग में जो ईपी पढ़ाते हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी हम लोग साइनोसुडल फंक्शन को पूरे क्लियरली बताते हैं। फिर बताते हैं कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तमाम, जैसे ये जो हमारा ग्राफ है, ये साइन थीटा वाला ग्राफ है, और ये जो है 0 पर 1, ये कॉस थीटा वाला ग्राफ है। ये साइनोसुडल शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा साइनोसुडल फंक्शन। तो याद रखिएगा कि वेव और पार्टिकल के पोजीशन का जो वेरिएशन है, उसको हम लोग साइनोसुडल वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। आशा करता हूं यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इस चीज को। अगर हम बात करें किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में हम लोग उसका एम्पलीट्यूड, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसका एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट को लिखते हैं। और इसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा, ये डिपेंड करता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। हालांकि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम लोग करेंगे उसमें वेव को हम लोग पॉजिटिव एक्स दिशा में मानते हुए, मतलब चलते हुए मानेंगे, और पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए मानेंगे। लेकिन इक्वेशन अलग अलग डायरेक्शन में लिखे जा सकते हैं। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो या तो साइन के टर्म में होगा या तो कॉस के टर्म में होगा। तो हम लोग इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, देखें आप ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। या तो साइन के टर्म में आ गया, या नहीं इसको लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं कॉस के टर्म में भी, है ना। तो कॉस के टर्म में ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये वेव के चलने के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो यहां पर माइनस ओमेगा टी लेंगे, और अगर वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो यहां पर प्लस ओमेगा टी लेंगे। ध्यान रखना इस बात का, हालांकि ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। और बेटा अगर सपोज करिए, अगर हम लोग मान ही लेते हैं कि वेव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, आपको एक चीज समझना होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये y है और ये t है, ठीक है, तो साइनोसुडल ग्राफ में साइन फंक्शन का जो ग्राफ बनता है बेटा, साइन फंक्शन का ग्राफ, वो साइन 0 पर 0 होता है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ग्राफ छोटा बनाता हूं ताकि ज्यादा नंबर ऑफ वेव साइकिल को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मैं थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाने का प्रयास करूंगा, सब लोग बोर्ड पर देखते रहें, ठीक है। ये हमने अधिक नंबर ऑफ वेव साइकिल को बनाने के लिए छोटा सा ग्राफ बनाया। इसमें ये y के वेरिएशन को दिखा रहा है, तो y का जो अधिक से अधिक मान होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन जो है, ये जो है लाइन, इसको लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस कह सकते हैं आप। तो यहां से
पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एम्पलीट्यूड। ये y का मैक्सिमम वैल्यू होता है। जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एम्पलीट्यूड की तो एम्पलीट्यूड का मान हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने साइनोसोडल ग्राफ बना लिया साइन के टर्म में। ये हमारा जो ग्राफ है, हम लोगों ने अगर माना है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव चल रहा है, ये जो ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट का। मैं अभी एक एक करके आपको सब समझाऊंगा। यहाँ के का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है, फाई नोट का मतलब क्या है, थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ेगा। और सेम चीज का ग्राफ अगर हम लोग y, इसी का ग्राफ अगर हम लोग कॉस के लिए बनाते, किसके लिए बनाते? कॉस के लिए बनाते। ठीक है, कॉस के लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाते तो इसका जो ग्राफ बन के आता कॉस में, तो इस तरीके का ग्राफ बन के आता। कॉस 0 पर मैक्सिमम होता है, मतलब 1 होता है। कॉस वाला ग्राफ ऐसे बनता है। मैं छोटा सा यहाँ पर ही बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको, ये हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट का। हमने यहाँ पर भी माना है कि वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी ये जो मैक्सिमम y का वैल्यू है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ये। ठीक है, अब एक दो बातों को समझिएगा। ये यहां से यहां तक का जो आप देख रहे हैं, ये वेव का 1 कंप्लीट साइकिल है। ये वेव का 1 कंप्लीट साइकिल है, आपको ये पता होना चाहिए। और वेव में ना किसी भी दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। उसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि एक वेव साइकिल में वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये लेमडा यहां पर वेवलेंथ है, यहां पर लेमडा जो है वेवलेंथ है। एक वेव साइकिल में वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है लीनियरली, ये हमारा हो गया वेवलेंथ। एक वेव साइकिल में, एक वेव साइकिल पूरा करने में अगर 2 सेकंड लगा तो इसका टाइम पीरियड हुआ 2 सेकंड। ये इसका होता है, कैपिटल टी से हम लोग दिखाते हैं टाइम पीरियड को। ये सब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, फिर भी अभी मैं जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। और अगर सपोज करिए कि 1 सेकंड में टोटल 5 वेव साइकिल बन रहा है, तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में यहां पर मान लेते हैं कि 2 वेव साइकिल बन रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2। मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर, अगर इसको 1 चक्कर मानते हो तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। और 1 चक्कर में कितना समय लगता है, ये कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो एफ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, और फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड के उल्टा के बराबर होता है। ये चीज याद रखेंगे। ये सब चीज अभी इक्वेशन में कैसे आएगा, कैसे यूज होगा, सब बताऊंगा। अभी तो मुझे बस इतना समझाना था कि आपका जो इक्वेशन आएगा, आपके प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आएगा, या तो वो साइन के टर्म में रहेगा या तो वो कॉस के टर्म में रहेगा। और साइन और कॉस के इस ग्राफ को हम लोग साइनोसोडल बुलाते हैं, तो ये साइनोसोडल फंक्शन कहलाता है। ध्यान रखना, इसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक मिनिमम से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता रहेगा। मतलब 2 एक्सट्रीम और एक मीन होगा वहां पर। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इस चैप्टर को समझने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स की बात करो, क्लास 12th में अल्टरनेटिंग करंट की बात करो, क्लास 12th में आप बात करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उन तमाम चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो यकीनन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स को अच्छे से पढ़ ले। अगर 11th से 12th में मूव कर रहे हैं तो आपको 12th में बहुत अधिक मदद मिलेगा इससे। और जेई और नीट में भी खूब सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो 12th शुरू करने से पहले वेव्स बहुत अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा सब लोग। आगे चले, यहां तक में कोई डाउट नहीं है, कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब बेटा आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं, अगर हमारे पास एक साइनोसोडल प्रोग्रेशन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, तो यहां पर अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास यहां पर सबसे पहले नंबर में जो a है, ये y का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने बता रखा है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में कि साइन या कॉस, साइनोसोडल फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है। चाहे साइन के पेट में, मतलब आर्ग्यूमेंट में, मतलब एंगल में झिंगा, फतिंगा, थीटा, ओमेगा कुछ भी दे दो आप। साइन के पेट में, साइन के
अंदर में साइन के आर्ग्यूमेंट में आप कुछ भी दे दो, कॉस के आर्ग्यूमेंट में आप कुछ भी दे दो, साइन का जो अधिकतम वैल्यू होगा वो हमेशा +1 आएगा और मिनिमम वैल्यू हमेशा -1 आएगा। चाहे यहां साग पात डाल दो, चाहे झींगा पतिंगा डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। तो y का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो साइन झींगा फतिंगा की जगह पे 1 पुट करेंगे, और इस केस में y का मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू a आएगा। ये कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड को हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये बात ध्यान रखोगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा जो आप यहां पर देख रहे हो, ये जो k लिखा हुआ है, या पहले एक बात समझते हैं कि साइन के पेट में ये जो kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट है, इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, और इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं फेज ऑफ वेव, फेज ऑफ वेव। बेटा एक चीज याद रखना कि जो वेव का फेज है ये एक तरह का एंगुलर पैरामीटर है, एक तरह का एंगुलर पैरामीटर है। साइन या कॉस के पेट में जो रहेगा, याद रखना साइनोसोडल फंक्शन में सिर्फ या तो साइन रहना चाहिए लीनियर पावर के साथ, या सिर्फ कॉस रहना चाहिए लीनियर पावर के साथ। अगर मिक्स है साइन या कॉस तो उसको सिंगल साइन या कॉस के लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे। एक सवाल भी करवाऊंगा तो समझ में आएगा। ये साइन या कॉस के पेट में जो है ये फेज है इस वेव का, ये एंगुलर पैरामीटर है, और ये बताता है सोज पोजीशन ऑफ वेव, ये सोज पोजीशन ऑफ वेव, किस वक्त किस समय पर वेव कहां पर रहेगा ये उसके स्थान को बताएगा। वेव का वैल्यू, वेव के फेज का वैल्यू दोगले की तरह चेंज होता रहता है, और ये साइन या कॉस के पेट के अंदर रहता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब अगर तुम इस फेज के इक्वेशन में जो ये जो सिर्फ बचा ये फेज है, इसमें अगर तुम x के जगह पर 0 पुट कर देते हो, हम लोग मानते हैं कि वेव का प्रोपेगेशन ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, और टाइम भी 0 पुट कर देते हो, तब जो फेज बचता है ये बचता है इनिशियल फेज। मतलब बच्चे मेरे यहां पर तुम अगर बात करोगे, यहां पर जो फाई नोट है ये इनिशियल फेज है, ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज मतलब जब वेव का प्रोपेगेशन स्टार्ट हुआ था, जब वेव ट्रेवल करना स्टार्ट किया था, तब का फेज है। फेज एट x बराबर 0 और t बराबर 0। बेटा बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसको फेज कांस्टेंट के नाम से भी बुलाते हैं। जब टाइम 0 है, जब वेव चलना शुरू किया है, उस कंडीशन में फेज क्या होगा उसी को इनिशियल फेज कहते हैं। बहुत सारे किताबों में बेटा इसको फेज कांस्टेंट भी बुलाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे किताबों में इसको फेज कांस्टेंट भी बुलाते हैं। तो ये हमने ए के बारे में समझ लिया कि एम्पलीट्यूड है। ये हमने इस साइन या कॉस के आर्ग्यूमेंट, साइन कॉस के पेट में जो है इसको फेज बोल दिया। इसके बाद बेटा हमारे पास जो आता है, इसके बाद जो हमारे पास आता है, ये आता है हमारे पास ये जो k है, ये जो k है, k x के साथ जो x का कोफिशिएंट है, इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा। और ये जो है हमारा, ये हमारा है एंगुलर वेव नंबर, ये हमारा है एंगुलर वेव नंबर, या इसी को हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बुलाते हैं। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बुलाते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, आगे इसको सेपरेटली भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेटा 2 पाई ये एक एंगल है, और नीचे में क्या है? लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ है। वेवलेंथ के बारे में भी क्या बताया था आपको वेवलेंथ के बारे में बताया था कि जब भी कोई वेव प्रोग्रेस करेगा तो एक वेव साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेव के दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ कहलाता है। दो लगातार कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब दो लगातार कंसेक्यूटिव ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ समझते हो ना? ये ऊपर वाला क्या है? क्रेस्ट, और ये क्या है? ट्रफ। ये जानते होगे, क्लास 9th में साउंड चैप्टर ध्वनि में पढ़ाया जाता है। तो वेव के ऊपर में दो सेम फेज के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। याद रखना, ये जो k है, ये जो k है, ये 2 पाई बाय लैम्डा, ये एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। और अगर तुम इसके एसआई यूनिट की बात करोगे बेटा, अगर इसका एसआई यूनिट निकालने का प्रयास करोगे तो
इसका एसआई यूनिट 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई एंगल है तो रेडियन होगा, रेडियन प्रति मीटर हो जाएगा, रेडियन प्रति मीटर हो जाएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस एंगुलर वेव नंबर का डायमेंशन क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, यूनिट तो मैंने लिख दिया है। ये x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, कॉफिशिएंट है, वो हमारा हो गया एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, कोई मसला नहीं यहां तक में। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहां पर 5 नंबर में ओमेगा टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई में था, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा तो माइनस ओमेगा टी, निगेटिव में जा रहा तो प्लस ओमेगा टी। टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई में था ये हमारा था ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी के बराबर, और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल स्वेप्ट पर सेकेंड, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल स्वेप्ट पर सेकेंड। ठीक है, यह है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल स्वेप्ट पर सेकेंड, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर इसका ऐसा यूनिट लोगे तो ऑब्वियस सा बात है, एंगल स्वेप्ट पर सेकेंड है तो रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, उसके बाद सवालों में जनरली हमको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देता है। बेटा फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि कोई भी वेव अगर प्रोपेगेट कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल बन रहा है, टिचिक टिच टिचिक टिचिक। मान लीजिए 1 सेकेंड में 1 2 3 4 4 साइकिल बना, तो फ्रीक्वेंसी इसका 4 हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। देखो ना, अगर उधर जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। और ये जो होगा ना हमारा, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्कर, 1 सेकेंड में कितना चक्कर, कितना वेव साइकिल, 1 सेकेंड में कितना वेव साइकिल्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितना वेव साइकिल्स। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा होता है, याद रखना चेला, इसका ठीक उल्टा होता है टाइम पीरियड। और यहां से अगर निकालोगे तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, टाइम पीरियड ऊपर चला जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब, टाइम पीरियड मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये टाइम पीरियड जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। देखो मैंने क्या अभी बताया, 1 सेकेंड में अगर एफ साइकिल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ कहलाता है। मतलब एफ साइकिल्स के लिए हमको चाहिए 1 सेकेंड, तो 1 साइकिल के लिए हमको चाहिए 1/f सेकेंड। और 1 साइकिल के लिए कितना समय चाहिए, एक वेव साइकिल, एक चक्कर के लिए ये पूरा कहलाता है 1 चक्कर, यहां से यहां तक, इसके लिए कितना समय चाहिए, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम पीरियड मतलब, टाइम पीरियड मतलब एक वेव साइकिल, एक चक्कर में कितना समय लगेगा, ये एक वेव साइकिल में कितना समय लगेगा, ये क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ साइकिल में अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो 1 साइकिल में 1/f सेकेंड लगेगा, और यही टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है। चलें आगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये समझ गए हम कि इस इक्वेशन को देख करके ए मतलब एम्पलीट्यूड, के मतलब एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके सहारे हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालते हैं। और फाई नोट का मतलब होता है इनिशियल फेज, शुरुआती फेज या फेज कांस्टेंट। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, यहां तक का सब कुछ क्लियर है। ठीक है, यहां तक का सब कुछ क्लियर है, मुझे समझ में आ रहा है। ये ओमेगा से हम लोग इतना रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब हम लोग को एक रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड भी, वेव अगर चल रहा है तो प्रति सेकंड कितना मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, आपको पता है कि एंगुलर वेव नंबर किससे दिखाते हैं, एंगुलर वेव नंबर को के से दिखाते हैं। इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, एंगुलर वेव नंबर को के से दिखाते हैं, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। आइए देखते हैं ये रिलेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, आपको अभी जस्ट मैंने बताया, अगर कोई वेव चल रहा है टुचुकुटू टुचुकुटू टुचुकुटू, आपको पता है कि ये वेव अगर प्रोपेगेट कर रहा है, नहीं प्रोपेगेट कर रहा है, तो एक वेव साइकिल में इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा लैम्डा फॉर 1 साइकिल। अगर एक साइकिल के लिए बात करें, फॉर 1 साइकिल, अगर एक साइकिल के लिए बात करें चेला, एक वेव साइकिल के लिए, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वेव लेंथ के बराबर। और टाइम टेकन की बात करोगे तो टाइम पीरियड के बराबर, टी यहाँ पर टाइम पीरियड है।
तो हम लोग जानते हैं कि अगर वेव स्पीड निकालना है, वेव स्पीड या किसी भी चीज का स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर एक साइकिल में कितना डिस्टेंस है, लैम्डा, और टाइम पीरियड टी के बराबर समय लगता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था चीला, क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग को एंगुलर वेव नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से अगर फेर बदल करें, लैम्डा को उधर ले जाए, के को उधर लेके आ जाए, तो ऑब्वियस सा बात है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चेला, अभी जस्ट पढ़ा है। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, अगर बात किसकी की जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा, ये क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है ना, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अभी जस्ट मैंने कराया है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बेटा अब इक्वेशन 1 में लैम्डा के जगह पे 2 पाई बाई के पुट कर दो और टी के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर दो। यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 का अगर इस्तेमाल करें तो वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा के जगह पे पुट कर दो 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के। इसके जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से ये देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई के इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। ये 2 पाई कट गया, यानी हमारे पास जो वेव का स्पीड आ गया भी, ये आ गया ओमेगा अपॉन में के। वेव का स्पीड क्या आ गया, ओमेगा अपॉन में के। वेव का स्पीड आ गया ओमेगा अपॉन में के। वेव का स्पीड आ गया ओमेगा अपॉन में के। तो याद रखना कि वेव के स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बीच ये रिलेशन है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। इससे पहले ये तुमको समझा दिया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी है। फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ओमेगा बाई 2 पाई, टाइम पीरियड निकालना हो तो 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। इससे पहले एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा मतलब वेव लेंथ नहीं, और 2 पाई तो समझते ही हो कि एक एंगल है। 2 पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। और वेव से रिलेटेड ये तमाम बातें मैंने आपको बता दिया। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ माइनस ओमेगा टी लिया, निगेटिव में जाएगा तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब आइए इस तमाम फंडामेंटल्स पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे एक बहुत बेसिक सा सवाल हमारे पास दिया हुआ है। सवाल है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 12 sin 80x माइनस 40 प्लस पाई बाई 6। मतलब यहां पर अगर आप लिखें तो यहां पर किसी चीज का यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो या तो सबको ऐसा यूनिट में मान लो या सबको यूनिट मान लेते हैं, मतलब सबके वैल्यू के आगे यूनिट यूनिट लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये प्योरली साइनोसोडल है, सिर्फ साइन है इसमें। 12 sin 80x माइनस 4t प्लस पाई बाई 6, ठीक है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड 12 है, x के साथ जो गुना में होता है वो एंगुलर वेव नंबर होता है, तो k का मान 80 दिया हुआ है। टाइम के साथ ओमेगा होता है तो t ओमेगा t होता है, तो ओमेगा की जगह पे 4 है तो ओमेगा का मान 4 है। और फेज कांस्टेंट पाई बाई 6 है। लेकिन देखो क्या क्या निकालना है वो निकालेंगे हम लोग, अपने मन से क्यों सब कुछ लिख लेंगे। अगर एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है, एम्पलीट्यूड मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम निकालने के लिए साइन झींगा फतिंगा की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो 12 यूनिट। अगर मीटर में दिया रहा तो मीटर लिखते हैं, एम्पलीट्यूड को मीटर में नापते हैं। दूसरे में क्या बोला है, बोला है वेव लेंथ निकालो। अगर वेव लेंथ की बात करोगे मेरे प्यारे चेलों, तो वेव लेंथ अगर निकालना है तो वेव लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई के। क्यों होगा, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा है तुमको के बराबर में क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना। तो वेव लेंथ ऊपर जाएगा, के आएगा तो 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के। यहां पर के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही के होता है, तो 2 पाई बाई 80। 2 पाई बाई 80 मतलब पाई बट्टा 40 यूनिट्स, ठीक है। रेडियन पर मीटर होगा इसका यूनिट, तो सॉरी वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ तो मीटर में ही आएगा, ठीक है। तीसरे में क्या बोला है, तीसरे में बोला है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको जस्ट बताया था, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। यहाँ पर ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4 बाई 2 पाई।
यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2/पाई पर सेकेंड या हर्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ना इसीलिए। फिर बोला है टाइम पीरियड, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, इसी का उल्टा आएगा तो ये आ जाएगा π/2 सेकेंड। सेकेंड नहीं लेंगे, यूनिट लेंगे, सॉरी यहां पर भी हर्ज नहीं लेंगे क्योंकि हमको ये क्लियर नहीं है ये तमाम चीजें किस यूनिट में दी गई हैं। सवाल में दिया रहना चाहिए कि किस यूनिट में है तो उस यूनिट में आंसर निकालेंगे, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। फिर बोला है स्पीड ऑफ वेव, तो बेटा स्पीड ऑफ वेव अगर निकालना है तो स्पीड के लिए अभी जस्ट एक रिलेशन करवाया, ओमेगा अपॉन में के। ओमेगा क्या होता है, जो टाइम के साथ रहे, नहीं कितना 4। के क्या होता है, तो ये 80 हो गया के, 4/80 यानी 1/20, नहीं ना यूनिट्स हो गया। अगर मीटर में होता तो मीटर पर सेकंड लेते। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था, इसमें बस आपको इक्वेशन से पहचानना था एंगुलर वेव नंबर को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और कुछ बेसिक फॉर्मूले लगा के आंसर निकालने थे। अभी हम लोगों ने कल चैप्टर शुरू ही किया है, धीरे धीरे सवाल के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगले सवाल में आते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि प्रोग्रेसिव वेव एक है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है 8 sin 10x - 60 + π/6 cos 10x - 60 + π/6। तो बेटा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये प्योरली साइनोसोडल नहीं है, इसमें साइन भी है और कॉस भी है। तो अगर साइन भी है और कॉस भी है तो हमको इसको सिंगल एक टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, सिंगल एक टर्म में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। y बराबर दिया हुआ है 8 sin 10x - 60 + π/6 और ये है cos 10x - 60 + π/6। एक कॉन्सेप्ट तुम लोग जानते होगे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 × sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर चूंकि ये प्योरली साइनोसोडल नहीं है तो अगर हम इसमें बुद्धि लगाएं तो इसको 4 × 2 sin 10x - 60 + π/6 और इसको लिख सकते हैं cos 10x - 60 + π/6। हमने यहां पर वही फॉर्मूला यूज किया, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो हमारे पास ये जो आ गया वो आ गया 4 × sin 2 थीटा, ये 2 अंदर चला जाएगा और ये cos खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर 2 को अंदर भेजोगे तो 20x - 12t + 2 × π/6, तो 2 × π/6 क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। ये हमारे पास अब जो इक्वेशन आया, अब ये जो इक्वेशन है ये प्योरली साइनोसोडल है। अब इसको देख के कोई भी कह सकता है कि k का वैल्यू 20 यूनिट दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू 12 यूनिट दिया हुआ है और फाई नोट का वैल्यू π/3 दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 4 दिया हुआ है। इसको देख के कोई भी कह सकता है, लेकिन हमको निकालना क्या सब है, आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोला निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड। तो भैया एम्पलीट्यूड तो निकाल ही लिए, अगर एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। मीटर में दिया रहा तो मीटर लेते। दूसरा वेवलेंथ, अभी जस्ट बताया आपको कि वेवलेंथ अगर निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/k। तो 2π/k, के यहाँ पर कितना आया, के यहाँ पर 20 आया, 2π/20 यानी π/10 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, तीसरे में निकालना है स्पीड। तो स्पीड की अगर बात करोगे तो स्पीड भी बराबर में क्या होगा, ω/k होगा। यहाँ पर ओमेगा कितना है 12 और के कितना है 20, तो 12/20 यानी 6/10 यानी 0.6 यूनिट्स हो जाए, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटल सा एक प्रॉब्लम था। हमने दूसरे लेक्चर में प्रोग्रेसिव वेव के मैथमेटिकल एनालिसिस को करने का काम किया। इसमें कोई क्वेरी रह जाए तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। हम लोग पूरा सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें 11th के कंप्लीट पार्ट 2 को यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का शिकायत था कि बैकलॉग उनको लगा हुआ है 11th में, उनके लिए हम लोग पीछे के चैप्टर्स को भी अपलोड कर रहे हैं। लाइक अगर आपका सर्कुलर मोशन छूटा हुआ है तो सर्कुलर मोशन का भी वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं पीछे से, वर्क एनर्जी पावर का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो बैकलॉग जिन बच्चों का लगा हुआ है उनके लिए हम लोग पीछे के उन तमाम टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं जो 12th में काम आएगा। तो अगर आप 11th से 12th मूव कर रहे स्टूडेंट हो तो इत्मीनान से पहले 11th अच्छे से पढ़ो, फिर 12th के बारे में सोचना। चाहे 2 घंटे की जगह पे 4 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन ईमानदारी से कायदे से 11th के एक एक टॉपिक को पढ़ो, फिर 12th के बारे में सोचना। आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। अगर चैनल पे नए हो
तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने 11th में पढ़ रहे, जेई की प्रिपरेशन कर रहे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे और भी दोस्तों तक इसको पहुंचाने का काम करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मोहब्बत। हेलो।